बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द वीनर सलीम शो। भाई ज़ाहिरी सी बात है, इतने हैपनिंग किस्म के पिछले 2 दिन गुजरे हैं कि क्या ही बताएं। बहुत सी चीज़ें रह गई थी आपसे बात करने के लिए, तो मैंने कहा चलें हम उस बारे में बात भी कर लेते हैं। और साथ ही साथ वो जो जलसा हुआ है लाहौर में, जो नवाज शरीफ साहब की आमद है, आज भी लाहौर में ही है। और बल्कि इनफैक्ट जलसे के बाद वो जब सीधा अपने घर गए, जो कि जाती उम्रा में है, और वहाँ पर अपनी बेगम की कब्र पर भी गए और अपनी वालदा की कब्र पर भी गए। और जब वो जाती उम्रा गए तो उनका बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल वहाँ पर भी किया गया। आतिशबाजी हुई खूब और ढेर सारी फूलों की पत्तियों के साथ सजावटें की गई थी। तो भाई अभी उनका जो वेलकम सीन है वो काफ़ी ऑन है। और नवाज शरीफ साहब इज़ हैविंग गुड टाइम अनटिल 24 अक्टूबर, बिकॉज 24 तारीख को आपको पता है कि उन्होंने अदालतों के सामने जाना है और फिर वहाँ से जो है सही मामला शुरू होंगे। उनका जो स्केड्यूल है नवाज शरीफ साहब का वो भी ज़रा काफ़ी टाइट है, क्योंकि उन्होंने लाहौर के अंदर अपने जो रिलेटिव्स हैं उनसे भी मिलना है, कारकुनान से भी मिलना है, उनकी मीटिंग्स हैं। और इस बीच में उन्होंने अपने वकला की टीम से और ये जो तमाम तर मुशावरती अमल है ये भी उन्होंने करना है। ज़ाहिर सी बात है इतनी देर के बाद आए हैं तो बहुत से उनकी जो मीटिंग्स के हवाले से जो मसरूफियात है वो काफ़ी ज़्यादा रहेंगी। खैर इस हवाले से हम आपको वक्तन फ़वक्तन अपडेट करते रहेंगे। मैंने कहा अभी तक तो मैं आपको ये अपडेट दे दूँ, लेकिन ज़ाहिर सी बात है वो 4 साल के बाद आए हैं और फिर इतना रिकॉर्ड तोड़ जलसा किया। और फिर रिकॉर्ड तोड़ जलसा इसलिए क्योंकि आपको पता है जिन हालात में उन्होंने जलसा किया, और फिर उसके बाद जो उन्होंने उस जलसे में बातें की, तो इमरान खान साहब को उन्होंने ठीक ठाक जवाब दिया। अभी अब आप कहेंगे कि जी पिछली वीडियो के अंदर तो मैं कह रही थी कि उन्होंने इमरान खान का नाम नहीं लिया, पर नाम नहीं लिया पर जवाब तो दिया ना। क्या कि जी बगल में छुरी और मुंह में नाम, राम राम, ये वाली उन्होंने मिसाल दी। क्यों दी ये मिसाल, क्या जवाब दिया इमरान खान साहब को, किस तरह से उन्होंने ये जवाब देकर के मेला लूट लिया, ये मैं आपको बिल्कुल इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। साथ ही साथ 2-3 अहम चीज़ें जो कि चल रही थी और मुझे लगा कि अब मुझे इस वीडियो के अंदर आपसे उनसे बात करनी चाहिए, बिकॉज नवाज शरीफ ने पूरा शो ही टेकअप कर लिया था। तो भाई वो जो चिल्ले पर लोग गए थे, शेखान चिल्ला, उनकी तो मैंने बात ही नहीं की। मतलब शेख रशीद साहब चिल्ले पर गए, कोई लगभग 40 दिन का चिल्ला उन्होंने काटा है, 40 दिन का चिल्ला। अच्छा, चिल्ले पर गए तो सीखा क्या, क्या करके आए चिल्ले पर, तो मतलब ज़बान कटवा के आए। ऑनेस्टली मतलब उनकी ज़बान ही कटी हुई है, डरे हुए हैं। और बदला क्या है, बदला कुछ नहीं है। अब आप कहेंगे कि एक तरफ बीनश कह रही है ज़बान कटी हुई है, डरे भी हुए हैं और बदला कुछ नहीं है। मैं अब सब समझाऊंगी ना, सारा कुछ अभी थोड़ी ना बताना। पूरी वीडियो तो देख लिया करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, स्प्रेड भी करें, और मुझे ढेर सारे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो दिलवाएं, ताकि हमारी द बीनर सलीम शो की जो फैमिली है वो इंक्रीज़ करें। इसके साथ साथ एक और ख़बर, इनफैक्ट 2 खबरें आप कह लें कि जो कि बहुत ज़्यादा साइमल्टेनियसली साथ चल रही हैं, जो कि हमें ये बताती हैं कि किस तरह चढ़ते सूरज को लोग सलाम करते हैं। एक शख्स है जिसका नाम है मलिक रियाज। आप सबको पता है कि उनके मुश्किल वक्त चल रहे हैं, सो लिहाजा उनकी मुश्किलात का आगाज़ हुआ तो उन्होंने कहा जी मैं भी ज़रा चढ़ते सूरज को सलाम कर लूँ। और वो जो सलामी करने पहुंचे, दुबई में ही पहुंच गए थे मियाँ साहब को सलामी करने। वो क्यों सलामी देने गए थे वो भी बताऊंगी। और भाई आजकल एक मिट्ठू का बहुत जिक्र हो रहा है, मिट्ठू तोते की कहानी। मैं तोते की तो बात नहीं करूंगी, मिट्ठू का ज़रूर जिक्र करूंगी। वो इसलिए क्योंकि मिट्ठू के हवाले से जो है इंक्वायरी शुरू हो चुकी है और मिट्ठू को भी आमदन से ज़ायद असासों के हवाले से पूछगछ का आगाज़ हुआ गया है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले बात हम कर लेते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने मेला कैसे लूटा। उन्होंने इमरान खान का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने बताया कि भाई वो उनको भी तस्बीह पढ़नी आती है, उनके पास भी तस्बीह है। और ये मैं आपको खुद पर्सनली भी बता रही हूँ कि नवाज शरीफ साहब बहुत रिलीजियस हैं। वो सुबह सुबह उठते हैं, तहज्जुद भी पढ़ते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं। लेकिन उन्होंने जलसे के अंदर जो है इस हवाले से बात भी की, वजीफ़ा भी बताया। सो सिर्फ इमरान खान ही नहीं है जो रिलीजियस टच देते हैं। बात यह है कि इमरान खान के रिलीजियस टच का जो तोड़ है ना, वो नवाज शरीफ ने बताया कि जी आप रिलीजियस टच देते हैं जलसों में तो मुझे भी ये आता है करना। और फिर नवाज शरीफ साहब ने वजीफ़ा बताया, और जो उन्होंने वजीफ़ा बताया वो दुरूद शरीफ का था कि 100 दफ़ा दुरूद शरीफ सुबह पढ़ना है, 100 दफ़ा दुरूद शरीफ शाम को पढ़ना है। उन्होंने कहा आप ये पढ़कर देखें, हम सबकी ज़िंदगियाँ तब्दील हो जाएंगी। और वो उन्होंने इसी तनाजुर में बोला कि भाईजान पाकिस्तान के अच्छे दिन आए तो भाई दुरूद पाक का वजीफ़ा तो मेला तो लूटना ही था ना। इससे बढ़कर क्या अच्छा जो वजीफ़ा है वो हो सकता है, राइट? इससे बेहतर तो कोई वजीफ़ा नहीं हो सकता ना जो कि दिया गया। अच्छा, तीसरी चीज़ जो है जो इस हवाले से है कि उन्होंने इमरान खान का नाम लिए बगैर ये बता दिया कि किस तरीके से वो ढोंग करते हैं। उन्होंने इमरान खान का नाम लिए बगैर ये बता दिया कि किस तरीके से वो तस्बीह का इस्तेमाल
पब्लिकली ऐसा शील्ड, ऐसा एलिबाई करते हैं कि जी लोगों को पता चले कि हाँ जी मैं कितना ज़्यादा रिलीजियस हूँ। तो ये नवाज शरीफ का एक मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि नाम लिए बगैर किसी के ऊपर क्रिटिसाइज करना और उसको जवाब देना, ये मतलब ये एक नई चीज़ है, ये एक नया एक एंगल था नवाज शरीफ साहब का जो कि हमने देखा। एनीवेज जी, एक तो ये बात थी। दूसरी चीज़, एक तरफ वजीफ़े की बात हो रही है और हम चिल्ले की बात ना करें तो भाई शेख रशीद साहब जब मुनीब फ़ारूक के साथ शो में आए और इंटरव्यू दे रहे थे तो बार बार ये कह रहे थे कि जी मैं चिल्ला काट के आया हूँ, चिल्ला काट के आया हूँ। तो भाई भला को उनसे पूछे कि आपने चिल्ले में सीखा क्या है? चिल्ले में आपने झूठ बोलना ही सीखा, इतना इतना झूठ बोल रहे थे। झूठ नंबर 1 वो बोलते हैं कि जी मैं बड़ा डेमोक्रेटिक हूँ और मैं बड़ा डट के खड़े रहने वाला हूँ और मैं बड़ा बहादुर आदमी हूँ, और फिर साथ ही कहते हैं कि जी मैं फौजियों के खिलाफ हो ही नहीं सकता, मैं गेट नंबर 4 के खिलाफ कभी नहीं हो सकता। आपको पता होना चाहिए कि मैं इदारों के खिलाफ कभी नहीं होता। जब भी इदारे की और एक सियासतदान की लड़ाई होती है, एक शख्स की लड़ाई होती है, तो हमेशा इदारे जीतते हैं। मतलब ये तो मुनाफिकत है ना कि बोलते कुछ हैं और कर कुछ रहे हैं। दूसरा झूठ जी वो कह रहे थे जी मैं तो उन लोगों में से हूँ जिन्होंने एटम बॉम्ब चलाए, धमाके चलाए, और तारीख ये गवाह है कि जो धमाके किए, ठीक है, 28 मई को, वो नून लीग के नवाज शरीफ की उस डिसीजन से हुए। इसकी जो नींव थी, जो इसकी बुनियाद थी, वो भुट्टो साहब ने डाली थी। लेट्स नॉट टेक दैट फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। भुट्टो साहब ने इसकी बुनियाद डाली थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शुरुआत की थी। और हाँ, इस चीज़ को बिल्कुल पाया तकमील नवाज शरीफ ने पहुंचाया था। नवाज शरीफ ने वो डिसीजन लिया, नवाज शरीफ ने वो हिम्मत दिखाई उस टाइम पर अमेरिका को ना करके, अमेरिका को ना करके उस टाइम में, उस जमाने में बहुत बड़ी बात होती थी, और ये किया। और फिर धमाके हुए तो तब तो शेख रशीद साहब मुल्क के अंदर भी मौजूद नहीं थे। तो दूसरा झूठ ये बोल रहे हैं। तीसरा जो झूठ है वो ये है कि शर्मिंदा होने की एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन असल में शर्मिंदा नहीं है, क्योंकि खुल करके वो ये नहीं कह रहे हैं कि जी जो 9 मई को हुआ वो गलत हुआ। मतलब किसी तरह से उनके चेहरे के ऊपर वो शर्मिंदगी नजर नहीं आ रही, सिर्फ एक एक्टिंग नजर आ रही है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है जो मैंने शेख रशीद साहब के इस पूरे वाक़े से सीखी है, और वो ये है कि तौबा तौबा, शेख रशीद साहब ने मेरी तौबा तौबा करा दी है कि भाई वो शख्स जो इतना एरोगेंट था, सोलो इंटरव्यू करते थे। मैंने तो अपने करियर में, जब मैं अपना शो, टीवी का शो सीधी बात बीनर सलीम के साथ करती रही हूँ, और इंशाल्लाह ताला आगे भी वो मैं कंटिन्यू रखूँगी बहुत जल्द। अभी हम टेलीविज़न की एक ब्रेक पर हैं, लेकिन बहुत जल्द हम इस शो को दोबारा कंटिन्यू करेंगे किसी टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर। मैंने मोस्टली अपने करियर के अंदर अपने इंटरव्यूज़ में शेख रशीद साहब को नहीं बुलाया, और जानबूझकर नहीं बुलाया। लेकिन फिर एक टाइम आता है, चैनल्स को भी रेटिंग चाहिए होती है। चैनल्स वाले आपके ऊपर थोड़ी सी ये कंपैरिजन डालते हैं कि देखिए जी फलाने चैनल के ऊपर शेख रशीद सोलो बैठे हुए हैं, आपके पास क्यों नहीं। तो फिर कुछ चीज़ें आपको मजबूरी के तौर पे करनी पड़ती है। फिर मैंने कहा अच्छा चले जी ठीक है जी, बहुत बड़े सियासी पंडित हैं शेख रशीद साहब, तो चले जी बुलाते हैं उनको। फिर मैंने अभी रिसेंट टाइम्स में 1-2 सालों में मैंने शेख रशीद साहब को अपने शोज़ में इंगेज करना शुरू किया, वरना मैं उनके साथ इससे पहले कोई शो नहीं करती थी और डिलिबरेटली नहीं करती थी। और आज जब मैं पीछे पलट के देखती हूँ तो मुझे अपने उस डिसीजन पे फख्र महसूस होता है कि हाँ, मैंने अपने करियर में बहुत दफ़ा जानबूझकर शेख रशीद साहब को वो स्पेस नहीं दी, बिकॉज ही डजंट डिजर्व इट। वो बिल्कुल ये चीज़ डिजर्व नहीं करते, क्योंकि उनमें एरोगेंस बहुत है। फिर जब वो आते थे तो जी मैं तो सोलो आऊँगा, कितने बजे आपका शो आएगा? अच्छा जी, क्योंकि मैं 7 बजे शो करती थी, उससे पहले मैं 11 बजे शो करती थी, तो अभी लेट है, ये आप पहले रिकॉर्ड कर ले, सोलो शो, टीम भेज देना, टाइम पर भेज देना। थोड़ी देर अगर टीम लेट हो जाती या अगर कैमरा सेटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती, इतनी एरोगेंस दिखाते थे टीम के साथ है, और इतनी बदतमीजी करते थे, जला दो, घिरा दो, जलसों के अंदर खड़े होकर के जिस तरह से वो बात करते थे, जिस तरह से वो लोगों को एक्साइट करते थे और उनको इंस्टिगेट करते थे, वो चीज़ जो है वो ख़त्म होनी चाहिए कम से कम इस चिल्ले के बाद। उन्होंने खैर उस इंटरव्यू के अंदर तो इस तरह की कोई बात नहीं की, लेकिन वो जो सही मज़ा चखना होता है ना, वो मुझे नज़र भी नहीं आया। मैं आपको सच बात बताऊंगी, वो इसलिए क्योंकि शेख रशीद साहब को जैसे ही ये पता चला कि जी अब उनकी माफ़ी नहीं होने वाली, साइफर वाले मामले में तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली, तो उन्होंने फ़ौरन ही सरेंडर कर दिया। उन्होंने जो लोग उनको अरेस्ट करने के लिए आए थे, उठाने के लिए आए थे, उठा के लेकर के गए, जो भी वो चाहे बोले या ना बोले, उन्होंने फौरन ही सरेंडर कर दिया। उन्होंने फौरन कहा हाँ मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, मुझे बताएं क्या लिखना है, मैं लिख के दूंगा। ये मैं आपको बहुत बावसूख राय से बता रही हूँ। इसलिए उनको कुछ कहने की जरूरत ही पेश नहीं आई। काश उनको कुछ कहने की जरूरत पेश आई होती, उनसे बात की जाती, तो उनको पता चलता कि उनकी आकड़ सही मानों में टूटती। तो जो मैंने तौबा तौबा की ना, वो मैंने इस वजह से की कि एक शख्स जो इतना बड़ा फिरौन था, आज भीगी बिल्ली बन के बैठा हुआ था और भीगी बिल्ली की एक्टिंग कर रहा था। सो ये एक
चीज़ थी। अब आ जाए, जब मैं टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करती हूँ कि चढ़ते सूरज को सलाम, इसकी सबसे अच्छी डेफिनेशन अगर आपको कोई बता सकता है तो वो मलिक रियाज है। मलिक रियाज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी साहब के साथ भी बड़े सेट रहे थे एक टाइम पर। मलिक रियाज मुझे अच्छी तरह याद है, तब मैं जियो में काम करती थी और बहुत बड़ा इदारा है और मेरे बड़े अर्ली करियर डेज थे और मैं उस टाइम पर वहाँ पर न्यूज़ एंकरिंग कर रही थी और जाहिर सी बात है मैंने अपना जो करियर है वो ऐसे रिपोर्टर शुरू किया था, ठीक है, और एक्सप्रेस में रिपोर्टिंग करती थी प्लस एंकरिंग करती थी। उसके बाद मैं जब जियो गई, वहाँ पे जब मैंने अपनी न्यूज़ एंकरिंग की, प्रोग्राम तो मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस करने के बाद मिला रिपोर्टिंग और न्यूज़ एंकरिंग के। मैं पैराशूटर नहीं, ऊपर से नहीं आई भाईजान, मतलब हम एनीवेज। तो उसमें जियो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बिल्कुल नहीं बन रही थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। और उस टाइम पर मलिक रियाज, क्योंकि उस टाइम पर हुकूमत आसिफ अली जरदारी साहब वाज द प्रेसिडेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो जो जरदारी साहब को सेट रखा हुआ था बड़ा मलिक रियाज साहब ने, क्योंकि मलिक रियाज की ये आदत है कि वह चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं। हर जो पावरफुल आदमी है, हुकूमत हो, आर्मी चीफ्स हो, जुडिशरी हो, हर जगह पर उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट्स रखते हैं। वो खुद अपने टेलीविजन इंटरव्यूज़ में कह चुके हैं कि वो जो मलिक रियाज साहब हैं वो अपनी जब फाइलें अटक जाती हैं, रुक जाती, तो उनके नीचे पहिए लगा देते हैं। पहिए वो पैसों को ही कहते हैं। तो उन्होंने उस टाइम पर हालात बेहतर करने के लिए कि हुकूमत के यानी पीपल्स पार्टी के और जियो के हालात बेहतर हों, तो उन्होंने बहरिया टाउन का बड़ा बड़ा इश्तिहार जंग को, अखबार को दिया ताकि हुकूमत और इस चैनल के बीच में थोड़े हालात बेहतर हो जाए, राइट। कहने का मतलब ये है कि मलिक रियाज ये काम भी करते रहे हैं, ये काम भी करते रहे हैं कि जी दो बड़े स्टेक होल्डर्स, चाहे वो मीडिया हाउस हो या चाहे सियासतदान हो या चाहे सियासतदान हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे सियासतदान हो, चाहे फौजी हो, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते रहे हैं वक्तन फवक्तन। इसी को कहते हैं चढ़ते सूरज को सलाम करना। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी करीब रहे थे, उसके बाद वो इमरान खान के भी बहुत ज़्यादा करीब रहे हैं और अब उन्होंने वो कुर्बत बढ़ाने की कोशिश की है नवाज शरीफ के साथ। इमरान खान की तो कुर्बत के रिकॉर्ड तोड़ दिए ना, मतलब ऐसी ऐसी दास्तानें हैं इमरान खान के साथ कुर्बत की कि 190 मिलियन पाउंड हो, अलकादर ट्रस्ट हो, हीरे जवाहरात हो, एग्जैक्टली, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और ये मैं कोई आपको अलिफ लैला की दास्तान नहीं सुना रही, दिस इज शेयर फैक्ट एंड रियलिटी जो मैं आपके सामने रख रही हूँ। तो अब उनको क्योंकि पता है कि हवाओं का रुख बदल गया है एंड नवाज शरीफ इज बैक और नवाज शरीफ वापस पावर कॉरिडोर्स में आ गए हैं, नवाज शरीफ वापस पार्लियामेंट्री सियासत के अंदर फैसले लेने के लिए वापस आ गए हैं। तो इससे पहले कि वो पाकिस्तान में, लाहौर में कदम रखते, इस्लामाबाद में कदम रखते, उन्होंने दुबई जाके जी मियाँ साहब के साथ मीटिंग कर ली और जो इतलात हमें मिली हैं वो तो उन्होंने मियाँ साहब के सामने घुटने टेक दिए कि जी मियाँ साहब तुसी माए बाप तुसी मैंने बचा लो। अच्छा, मियाँ साहब ने अभी इनको कोई जवाब दिया नहीं है क्योंकि ज़्यादा मियाँ साहब की इस टाइम पे प्रायोरिटीज़ कुछ और थी, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये समझती हूँ कि मियाँ साहब को उनका उस तरह का जवाब और उस तरह का साथ देना भी नहीं चाहिए क्योंकि एक दफ़ा और ये मियाँ साहब भी कहते हैं ना कि क्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी अगर हो रही है तो होने दे। अगर मलिक रियाज इस दफ़ा निर्गे में हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनके मामला चल रहे हैं तो एक दफ़ा चलने दे। तो मलिक रियाज ने भाई मियाँ साहब से मदद मांगी है चढ़ते सूरज को सलाम करते हुए कि जी मियाँ दे नारे बजनगे हुन मियाँ साहब तुसी है तुसी साडी भी सुन लो। लेकिन जो मुझे पता चला है वो ये है कि अभी तक मुलाकात तो हुई है लेकिन मलिक रियाज की एज ऑफ नाउ, जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, वो सुनवाई नहीं हो पाई। अभी तक मियाँ साहब ने कोई हामी भरी नहीं है कि जी तो अड्डी मदद करनी जो कि नहीं करनी भाई। और वैसे भी मलिक रियाज साहब को अगर कोई मदद चाहिए तो सीधी सी बात है जनरल बाजवा, जनरल फैज साहब से मांगे या फिर वो इमरान खान से जाके मांगे। मतलब इमरान खान से उन्होंने क्या मांगना, उनको तो अपने लेने के दे रहे। पिंकी पीरनी से मांगे ना, पिंकी पीरनी तो बाहर ही है जिनको हीरे की अंगूठियों और बड़े गुस्से हो रहे थे कि ओ दित्ती नहीं सी तू अंगूठी, फलाने नहीं देती, आपको कॉल याद नहीं है जो लीक हुई थी। अब मामला ये है कि एक टाइम पर तूती बोला करता था जनरल बाजवा साहब का भी। अब जनरल बाजवा आर्मी चीफ साहब के ओहदे से उनकी रिटायरमेंट क्या हुई वो तो इस मुल्क में भी नहीं है, मतलब जाहिर सी बात है कंफर्टेबली इस मुल्क में नहीं रह सकते। उनकी कभी कभी वीडियोज़ आती हैं दुबई या किसी बैरून मुल्क इधर उधर अकेले बैठे होते हैं अपनी बेगम के साथ, कभी अकेले सड़क पे खड़े होते हैं, कभी सिग्नल पे खड़े होते हैं, ऐसी किस्म की वीडियोज़ आती हैं। उनके समधी हैं जिनका नाम है साबिर मिट्ठू, वो बेसिकली प्रॉपर्टी का काम करते हैं। ये खैर ये बात मुझे भी बहुत लेट अपने करियर में पता चली। तो वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं और काफ़ी पावरफुल
और ज़ाहिरी सी बात है, खैर मुझे वैसे कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ ही आ जानी चाहिए कि अगर वो जनरल बाजवा के समधी हैं और वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं तो कितने अमीर आदमी होंगे और कितने पावरफुल होंगे। उनके खिलाफ आमदन से ज़ायद असासे, यही वाली चीज़ है, और उसके हवाले से इंक्वायरी शुरू हो गई कि भाईजान कि जब जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे उनके टेन्योर में इनके बिजनेस में बहुत इजाफा हुआ, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की है, मतलब माशाल्लाह सुभान अल्लाह। चलो जी, किसी ने तो तरक्की की, इन्होंने बड़ी तरक्की की थी, अब वही छानबीन हो रही है। और ये इसलिए बड़ा आइकॉनिक और सिंबॉलिक है क्योंकि हर सियासतदान, यानी मैं आपको बताऊं, नवाज शरीफ साहब भी कल जलसे के अंदर ये बता रहे थे कि उन्होंने कहा कि जो पूरी साइड है, इशारा करके गए थे मरियम यहाँ बैठी हैं, हनीफ अब्बासी है, उन्होंने पूरी साइड जो ये है, उन्होंने नाम भी लिया और फिर इशारा भी किया कि जो पूरी साइड है इन सब को जेल में डाला गया, इन सब के साथ स्कोर सेटल किया गया। मोस्टली जो लोग हैं, जो सबसे कॉमन चीज़ थी वो थी आमदन से ज़ायद असासे, लिविंग बियॉन्ड मीन्स टाइप। ये सिर्फ सियासतदानों के लिए बनाया गया था। अब ये इस तरह के प्रॉपर्टी टाइकून्स और जनरल बाजवा के रिश्तेदारों के लिए, रिश्तेदारी है ना, समधी से ज़्यादा और कौन सी करीबी रिश्तेदारी होगी भाई। समधी मतलब जो साबिर मिट्ठू साहब है, उन्होंने अपनी बेटी दी है जनरल बाजवा साहब को। अब इस हवाले से इंक्वायरी, अब जाहिरी सी बात है जैसे जैसे इंक्वायरी आगे बढ़ेगी, जनरल बाजवा साहब का तो खैर मुझे पता नहीं, बट मुझे इतना ज़रूर पता है कि उनके जो समधी हैं विच इज़ साबिर मिट्ठू साहब, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात होने वाली हैं, क्योंकि आमदन से ज़ायद असासे का ये जो मामला है, जो केस है, ये ढेर सारे पैसे हैं, एंड प्लस साथ साथ एक और इल्ज़ाम भी ना कि आर्मी चीफ के आप समधी हैं और उसी टेन्योर के अंदर आपका सबसे ज़्यादा हुआ, तो बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कि आपने इनकी पोस्ट का फ़ायदा उठाया, गवाह भी हैं, सबूत भी हैं जो मुझे इतलात मिल रही हैं, तो ऐसे में ये बुरा फंस गए। तो हवाओं का रुख जो है वो एक्चुअली वाकई में ही बदल चुका है। फैज़ हमीद साहब का देख लें, बाजवा साहब का भी आप देख लें, बुलावा तो आया उनको कोर्ट के अंदर, फैज़ हमीद को भी बुलावा आया। अब ये बाजवा साहब के हवाले से ये खबर भी, बल्कि और भी पता चल रहा है कि उनके जो दोस्त यार हैं, जो जनरल बाजवा के जो डिफरेंट बिजनेसेस में हैं और जिन्होंने फ़ायदे लिए हैं जब जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे, तो उनकी भी अब ज़रा छानबीन और इंक्वायरीज का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो ये एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, और ये नया ट्रेंड क्या है? वो नया ट्रेंड ये है कि सबको पूछा जाएगा। तो इसके अंदर एज ऑफ नाउ मैं तो क्रेडिट जनरल आसिम मुनीर साहब को ही दूंगी कि भाई अगर डंडा चल रहा है तो फिर सब पर चल रहा है, एटलीस्ट चलता हुआ नजर आ रहा है, एंड दिस इज अ गुड थिंग। क्योंकि हम इससे पहले हम ही लोग ये कंप्लेन करते थे ना कि होली काउस क्यों है, क्यों सबके ऊपर नहीं हो रहा। तो अगर हो रहा है, अगर मलिक रियाज के ऊपर हो रहा है, जनरल फैज़ पे हो रहा है, जनरल बाजवा के रिश्तेदारों पर हो रहा है, और क्या पता कल को जनरल बाजवा के साथ ताने बाने मिले, तो क्यों नहीं, वाई नॉट, बिल्कुल होना चाहिए। और चाहे ये बेकसूर ही निकल आए भाई, इंक्वायरी तो हो, वरना यहाँ पर पाकिस्तान में तो वो अदालतें ख़त्म कर दी जाती हैं। वो याद नहीं है मुशर्रफ साहब वाली अदालतें, जो अदालत है पूरी ख़त्म कर दी गई जिसने केस सुना, फैसला सुनाया। एनीवेज अभी के लिए इतना ही। मजीद खबरें, अपडेट्स आपको हम अगली वीडियो के अंदर देंगे। अभी के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देखते रहिए द बीनर सलीम शो।